जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर नीरज आरएल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पंचायती राज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2025 की, इसमें भारत की रैंक 151वीं है कुल 180 देशों में। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रेस की फ्रीडम कितनी ख़राब स्थिति में है कि 180 देशों में 151वीं रैंक आई है हमारी। पिछली वर्ष तो ये रैंक और ज़्यादा ख़राब थी कि 2024 में 159वीं रैंक आई थी। अगला प्रश्न आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। इनमें से कौन द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो द्रविड़ शैली की विशेषता में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोपुरम होता है। जो द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाए गए हैं उनमें गोपुरम पाया जाता है। मंडप, स्तूप, शिखर, ये नागर शैली यानी जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं इनमें ये विशेषता होती है शिखर, स्तूप और मंडप की। बात करें अगले प्रश्न की। EWS जिसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। जो सामान्य वर्ग में पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। जो सामान्य वर्ग में पिछड़े हुए लोग थे उन्हें 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आया था, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की किस्म कौन सी है। तो ये IISR सूर्या जो है कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की नई किस्म है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच न्यू टर्म, ये वही है कि टर्मेरिक की नई किस्म कौन सी है। तो IISR सूर्या है। अगला प्रश्न आया, फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में पारंपरिक सामान्य ज्ञान, चित्रकला और नृत्य वगैरह की पूरी डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत से बच्चों ने ये पूरी कंप्लीट भी की है। उसी से प्रश्न पूछा गया है कि फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो ये राजस्थान की है। ऐसे ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी की अलग अलग कलाएँ हैं। जैसे मधुबनी चित्रकला तो ये बिहार की है। बाघ चित्रकारी है तो ये मध्य प्रदेश की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरविंद घोष ने बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया और नई राजनीति में कदम रखा था। तो अरविंद घोष ने 1906 में बड़ौदा से इस्तीफा दिया और नई राजनीति में कदम रखा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो 2011 की जो जनगणना हुई इसमें शहरी जनसंख्या का 31% निवास करता है। 31 दशमलव कुछ था और 68.67% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है।
अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है और यह 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग अकबर के शासन और व्यक्तिगत जीवन के विवरण के बारे में बताता है। दूसरा भाग सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है। तीसरा भाग प्रशासनिक और आर्थिक संरचना का विवरण करता है। तो हमसे पूछा गया था कि अकबरनामा में कौन से भाग में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है, तो ये दूसरे भाग में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये सभी से नहीं बनते। जो ज़्यादा डीपली पढ़ता है, जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उन्हीं से ये बन सकता है, या फिर जो स्टेज 2 की एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल हुआ है, इसकी जो स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये प्रश्न बना होगा। बात करें अगले प्रश्न की, विच सेक्शन ऑफ अकबरनामा, ये वही क्वेश्चन है, डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अफेयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे भाग में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। आपने देखा होगा 7 अगस्त से और आज 18 अगस्त की 3rd शिफ्ट हो चुकी है। हर शिफ्ट में एक ना एक युद्ध अभ्यास और किस देश के साथ हुआ है, ये ज़रूर पूछा जा रहा है। तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वो इंद्र होता है। इंद्र एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। यह अभ्यास 2003 से शुरू हुआ और तब से यह नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि कितनी होती है। जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है, वर्तमान में अजय कुमार बनी है, और इसकी जो कार्यकाल की अवधि होती है या तो 5 वर्ष होगी या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए। बात करें अगले प्रश्न की, कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। जो धमनी है ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं पूरे शरीर में। बात करें अगले प्रश्न की, सुनामी के उत्पन्न होने का कारण क्या है। जो सुनामी है इसके उत्पन्न होने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जो सुनामी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है, इसमें अधिकतर सुनामी समुद्र में भूकंप के कारण आती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, श्री मिरियाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश की हैं। श्री मिरियाला अपराव, इन्हें मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स। तो इसमें कुल 33 पदक जीते थे भारत ने, जिसमें 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह खेल 8 से 15 मार्च 2025 तक इटली में आयोजित हुए। ये प्रश्न पूछा गया है कि श्री मिरियाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। अभी तक प्रश्न बन रहे थे 7 से और 10-11 अगस्त तक प्रश्न पूछा गया, तो पद्म विभूषण से, फिर प्रश्न बनने लगे पद्म भूषण से, और आज की शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया और कल की शिफ्ट में भी जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में प्रश्न आए हैं, इनमें पद्मश्री से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब अब ये है कि जिन बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है, अब उन्हें वो 113 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के नाम याद कर लेने चाहिए। पता नहीं कौन सा पद्मश्री विजेता पुरस्कार आपके पेपर में आ जाए। बात करें अगले प्रश्न की, एक्सक्लूडिंग पीओके
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इन विच इंडियन स्टेट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़कर भारत की सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? तो भारत में पीओके को छोड़कर सबसे उच्चतम बिंदु कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं? हाउ डू यू रीनेम अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर? तो फोल्डर पर राइट क्लिक और रीनेम नाम बदलें या चुनें, फिर नया नाम टाइप करके एंटर दबाते हैं। तो किसी कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलेंगे? तो फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और उसमें रीनेम पर जाकर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें पूछा है कितने न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ये भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है 1773 के एक्ट से कि कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न दिया है, न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में किसने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है? तो न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में नीता अंबानी ने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? 1947 से पहले पूछ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो 1947 से तो ठीक है, 1991 तक हमारे देश भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर निर्भर थी। तो 1947 से पहले का पूछा है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर निर्भर थी। अगला प्रश्न, हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? यही प्रश्न 16 जून की जो एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई थी, 16 जून की सेकंड शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? जो वक्फ अधिनियम 1995 है, इसे 2025 का अधिनियम निरस्त करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा गया था? तो बहादुर शाह जफ़र, जिसे हम बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो महासागरीय तट हैं इन पर उगने वाले पौधों को मैंग्रोव पौधे कहते हैं। तो मैंग्रोव पौधे आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन में ये पौधे बहुत ही बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहते हैं। जब वो पदार्थ अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों का युद्ध में प्रयोग किया था? तो ये प्रश्न आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों का युद्ध में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 इसी शिफ्ट में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में जो शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है और
अब फिर से दूसरा क्वेश्चन भी 2011 की जनगणना से आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें अगले प्रश्न की, 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया, तो 9 से 13 जून 2025 को नीस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से किसका प्रयोग प्रकाशिक घनत्व अधिक है जबकि द्रव्यमान घनत्व कम होता है, तो प्रकाशिक घनत्व अधिक हो और द्रव्यमान घनत्व कम हो, तो ऑप्शन दिए गए थे जल, तारपीन, जर्मेनियम और कांच। तो इन चारों ऑप्शन में से तारपीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है लेकिन द्रव्यमान इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम होता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, तो पर्यावरण और वन संरक्षण से। यही प्रश्न 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, तो आपको कम से कम अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 80 तक जितने भी अनुच्छेदों के अंतर्गत ABCD में भी जो संशोधन किए गए हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है। क्या है, 7 अगस्त को ये प्रश्न पूछा गया, फिर आज 18 अगस्त को पुनः रिपीट हुआ। अनुच्छेद 43A जो सहकारिता से संबंधित है ये भी पूछा गया है। अनुच्छेद 19A भी पूछा गया है अभी हाल ही में अंडर ग्रेजुएट्स पेपर में। बात करें कंप्यूटर में वर्ड्स दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में जो वर्ड्स होता है MS वर्ड, इसमें किसी भी फाइल को या दस्तावेज को सेव करने के लिए Ctrl+F या फिर F12 कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+C जब हम प्रेस करेंगे तो वो पूरा टेक्स्ट या फाइल वो कॉपी हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्न GK GS और करंट अफेयर्स के।